हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। दोस्तों, आज नुजत मैम जो है वो लीव पर है, तो आज की क्लास मैं लेने जा रहा हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह हम जो डेली करंट अफेयर की सीरीज उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे जिनको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो स्टैटिक फैक्ट है उनको भी साथ ही लेके चलेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था। अगर आपने इस तरह के आर्टिकल्स देखे हो तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, डब्ल्यूईएफ या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो दोस्तों, यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA। ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस की तरह काम करती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि रिसेंटली जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, ये एक टाइटल के साथ में पब्लिश की गई थी जिसका नाम था 8 बिलियन। ये टाइटल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ ये जो एक टाइटल है, ये जो रिपोर्ट है, ये पब्लिश की गई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी हमारे सामने वो ये थी कि इंडिया ने ओवरटेक कर दिया है इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन चाइना को। आपने इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं वो जरूर देखे होंगे, इंडिया सरपास चाइना टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो 142.86 करोड़ के आसपास में है। और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना की जो पॉपुलेशन है 142.57 करोड़ रह गई है। तो इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो बन चुका है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, इस रिपोर्ट में कई तरह की चीजें और थी जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहली चीज जो थी दोस्तों वो ये थी कि जो रेशियो है, अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं इंडिया और चाइना की, तो उसमें एक काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला कि चाइना के अंदर जो एज ग्रुप है 65 प्लस का, वो काफी ज्यादा है। इसमें ऐसा देखा गया कि 200 मिलियन जो चाइनीज पीपल है उनकी एज 65 प्लस है। और इंडिया में अगर हम इस रेशियो देखते हैं तो ये आप मान के चलिए कि जो 0 से 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें इंडिया का परसेंटेज पॉपुलेशन में लगभग 25% है। और अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में वो जो परसेंटेज है 0 से 14 एज ग्रुप का, वो लगभग 17% रह गया है। इस रिपोर्ट में एक चीज और काफी इंटरेस्टिंग थी दोस्तों, इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ड्रॉप कर रही है, वो डिक्लाइन स्थिति में जा रही है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वो इन द टर्म्स ऑफ बर्थ रेट काफी ज्यादा श्रिंक कर रही है। इसमें ऐसा देखा गया है दोस्तों कि चाइना में जो बर्थ रेट है वो अपने आप में काफी एक बड़ा इशू बनते जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि 1980 के अंदर चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की गई थी। और इस वन चाइल्ड पॉलिसी में एक रूल बनाया गया था कि किसी भी कपल के एक ही बच्चा हो सकता है। बाद में चाइना की जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगी और चाइनीज गवर्नमेंट ने परेशान होकर 2015 के अंदर जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है उसको लॉन्च किया। उसके बाद में 2021 में हमें पता चला कि चाइना के अंदर 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है। इवन दोस्तों, चाइना की बात नहीं है, हम यूरोपियन कंटिनेंट की जो कुछ कंट्रीज की बात करें, उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रही है। इवन जापान जो है उसमें भी डिक्लाइन स्थिति में है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक काफी ज्यादा बिग इशू बनने वाला है, ऐसा कई रिसर्चर्स का कहना है। हालांकि इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया के लिए ज्यादा पॉपुलेशन होना भी गलत है और कम पॉपुलेशन होना भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें बर्थ रेट जैसे इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं जो हमें अदर हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। इस रिपोर्ट में एक चीज और मेंशन की गई थी दोस्तों, वो थी फर्टिलिटी रेट। जो FR है वो इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो है वो 2 है और चाइना की जो है वो अब 1.2 रह गई है, जो कि कहीं ना कहीं चाइना के लिए बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंकिंग वाइज इंडिया जो है अब फर्स्ट स्थान पे पहुंच चुका है, चाइना दूसरे पे पहुंच चुका है। इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर है इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश और
रसिया। तो तीसरे नंबर पे जो कंट्री है वो है यूएसए, चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कि हाल ही में मारियो डियाज कानेल जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं किस कंट्री के? मारियो डियाज कानेल हु वाज द सीन इन द न्यूज इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, इटली, क्यूबा, इजराइल और साउथ अफ्रीका। दोस्तों हाल ही में ये न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी अपने आप में कि क्यूबा के जो प्रेसिडेंट हैं वो बने हैं कानेल, डियाज कानेल जो हैं वो क्यूबा के प्रेसिडेंट बने हैं। अगर हम क्यूबा को मैप में समझने की कोशिश करें तो अगर आपने नॉर्थ अमेरिका का मैप देखा हो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूएसए, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। इसका सदर्न पार्ट अगर हम बात करें तो सदर्न पार्ट ये है, यहां पर आपको मिलेगा अटलांटिक ओशियन, यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको और नीचे मिलेगा आपको कैरेबियन सी। तो इसके आगे अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो ये जो कंट्री है दोस्तों, ये कंट्री है क्यूबा। क्यूबा अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। देखिए क्यूबा की कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल का नाम है हवाना। और अगर आपने दोस्तों फिदेल कास्त्रो का नाम सुना है तो फिदेल कास्त्रो जो है वो लगभग 48 साल तक क्यूबा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2008 में ये रिटायर हुए थे। और क्यूबा के आसपास की कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबा के पास में आपको बहामास मिलेंगे, डोमिनियन रिपब्लिक मिलेगा, जमैका मिलेगा, हैती मिलेगा। और इधर की तरफ अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो आपको मैक्सिको, बेल्जी, होंडुरास और निकारागुआ, ये कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। तो क्यूबा वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में क्योंकि इसमें इन द मैप आप देखें तो 3 ओशियंस आपको देखने को मिलेंगे इसके ट्राइलेटरल पार्ट में। पहला है गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर है अटलांटिक ओशियन और फिर है कैरेबियन सी। तो ये कैरेबियन सी में मौजूद एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल हमने जान ली। क्यूबा की जो करेंसी है वो है क्यूबन पेसो, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। स्पेनिश जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और साथ ही दोस्तों क्यूबा को किसी टाइम पे शुगर बाउल के नाम से जाना जाता था, जिसे हम चीनी का कटोरा भी बोल सकते हैं, शुगर बाउल। लेकिन बाद में 2020 में क्यूबा को ये जो पद है ये नहीं मिला, ये ब्राजील को मिला क्योंकि क्यूबा के अंदर किसी टाइम पे जो शुगर इंडस्ट्रीज थी वो काफी ज्यादा हाइपर थी। वहां पर चीनी का कटोरा इसको कहा जाता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं आपको बताऊं तो चीनी का कटोरा कहा जाता है ब्राजील को। ओके दोस्तों, तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कैरेबियन सी में लोकेटेड एक कंट्री है क्यूबा, उसके प्रेसिडेंट बने हैं डियाज कैनाल। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली रॉकवेल बी लांजर इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ विच कंट्री? जो रॉकवेल बी लांजर एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, किस कंट्री का ये एयरक्राफ्ट है? ऑप्शन आपके सामने है, इंडिया, फ्रांस, रशिया या यूएसए। दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा यूएसए। यूएसए का ये एक एयरक्राफ्ट है और इसको BONE बोन के नाम से भी जाना जाता है। बोइंग कंपनी ने इसको बनाया है और इसे कहा जाता है कि ये एक हैवी बॉम्बर, ये एक हैवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट है अपने आप में। दोस्तों ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक रिसेंटली एक्सरसाइज जो कोप है, COP की, ये हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में। तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें इस रॉकवेल B1 लांजर ने भाग लिया था। इसलिए ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सरसाइज से जुड़े हुए क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में वैसे भी पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज कोप जो है वो हुई थी इंडिया और यूएसए की एयरफोर्स के बीच में, तब ये न्यूज में आया था। और इसको हैवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो है वो भी कहा जाता है। ये यूएसए कंट्री से बिलोंग करता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे सामने कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड। अगर हम इंडिया और यूएसए के टर्म्स में बात करते हैं तो कुछ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है जिनको आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर हम आर्मी की बात करें तो दोस्तों 2 एक्सरसाइज जो है इंपॉर्टेंट है। एक है वज्र प्रहार और एक है युद्धाभ्यास। वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास, ये एक्सरसाइज यूएसए और इंडिया के बीच में होती है। आर्मी, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेवी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों एक नाम इंपॉर्टेंट है यहां पर, मालाबार।
मालाबार एक्सरसाइज, इसको मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कहा जाता है क्योंकि ये लगभग 4 देशों के बीच में होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है और वो कंट्री है दोस्तों क्वाड। क्वाड का नाम आपने अगर सुना हो तो क्वाड काफी ज्यादा न्यूज में रहता है दोस्तों। इसको एशिया का नाटो भी कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है, जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 2017 के अंदर। और इसकी जो नींव रखी गई थी, इसकी सोच की, इसका ऑब्जेक्टिव की, वो दरअसल 2007 में रखी गई थी और 2017 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसमें अगर हम कंट्रीज की बात करें तो इसमें इंडिया है, इसमें यूएसए है, इसमें जापान है और साथ ही इसमें हमें ऑस्ट्रेलिया भी देखने को मिलता है। तो एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है मालाबार, जिसमें इंडिया और यूएसए भी शामिल है। उसके साथ साथ रेड फ्लैग एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो यूएसए और इंडिया के बीच में कंडक्ट होती है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये हर 3 साल में एक बार कंडक्ट होती है रेड फ्लैग। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज रेड फ्लैग इसका नाम है, जो यूएसए और इंडिया के बीच में होती है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, वो है विच इंस्टीट्यूशंस हैज रिलीज द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। तो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इन द टर्म्स ऑफ पॉवर्टी और हंगर, वो किसने रिलीज करी है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर नाबार्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने हाल ही में ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो लॉन्च करी। ये जो रिपोर्ट है ये दरअसल पॉवर्टी और हंगर, इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन जो प्रोवाइड की जा सकती है, इसके लिए जो पॉलिसीज बनाई जा सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई थी। और साथ ही दोस्तों अगर मैं इस इंस्टीट्यूशन की बात करूं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये एक रिसर्च एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 1975 के अंदर और वाशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर है। और ये एक रिसर्च है, रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जो दरअसल हंगर और पॉवर्टी के ऊपर जो सॉल्यूशन है, जो पॉलिसीज हैं, उनको बनाने का काम करता है। इसने हाल ही में ग्लोबल फूड रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है। हमारे ऑप्शन में दोस्तों 2 ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट भी है, एक तो है FAO और दूसरा है नाबार्ड। मैं आपको जरूर बता दूं, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन करके कोई इंस्टीट्यूट इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो 2 इंस्टीट्यूट है हमारे सामने, एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे रोम, इटली के अंदर। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इटली की जो राजधानी है वो भी रोम ही है। तो रोम के अंदर आपको FAO का जो हेडक्वार्टर है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों नाबार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1982 के अंदर और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मुंबई में। और साथ ही साथ दोस्तों इसके जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है उनका नाम है साजी केवी। ये आपको ध्यान रखना है, 2022 दिसंबर में इनको नियुक्त किया गया था। साजी केवी जो है प्रेजेंट टाइम पे नाबार्ड के चेयरमैन है। तो 3 इंस्टीट्यूशन इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थे जिनको समझना जरूरी था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो रिसेंटली हुन HUN एक कल्चरल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया गया था इन द विच स्टेट। क्वेश्चन हमारा ये है किस इंडियन स्टेट के अंदर जो हुन कल्चरल फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया था। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, मेघालय, मणिपुर, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर को करंट अफेयर से जोड़कर कई बार हमें इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में रिसेंटली पूछे जाने लगे हैं। ओके दोस्तों, तो हाल ही में मणिपुर के अंदर जो HUN एक कल्चरल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया गया था। इस फेस्टिवल के बारे में एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक थाडोस कम्युनिटी है मणिपुर के अंदर, वो इसको सेलिब्रेट करती है।
ये नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। थाडोस जो कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करती है। और मणिपुर के बारे में दो चीजें आप जरूर ध्यान रख सकते हैं कि मणिपुर के जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह, और यहाँ पे जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उइके। ये भी आपको ध्यान रखना है। एन बीरेन सिंह जो है यहाँ पे सीएम है और अनुसुईया उइके यहाँ पे गवर्नर है। तो एन बीरेन सिंह ने ही इनोग्रेट किया था इस कल्चरल फेस्टिवल को। थाडोस कम्युनिटी जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ मणिपुर में सेलिब्रेट किए जाने वाले जो अदर फेस्टिवल हैं उनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे एक फेस्टिवल है कांग। कांग फेस्टिवल मणिपुर के जो हिंदूज हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। उसके साथ साथ जो कूट फेस्टिवल है वो भी मणिपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। चुम्फा, CHUMPHA, चुम्फा जो फेस्टिवल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कई बार। तो चुम्फा जो फेस्टिवल है वो भी मणिपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके साथ साथ दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कई तरह की चीजें हैं। जैसे ऑप्शन में भी अगर हम बात करें तो हमें हाल ही में दो ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट मिले हैं। जैसे मेघालय, तो मेघालय के अंदर एक फेस्टिवल है वांगला। वांगला जो फेस्टिवल है मेघालय में काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके साथ साथ ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा में भी एक फेस्टिवल है जो काफी ज्यादा फेमस है, गम्फा पूर्णिमा। गम्फा पूर्णिमा करके एक फेस्टिवल है जो उड़ीसा में काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और आंध्र प्रदेश की दोस्तों हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में उगाड़ी जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। तो ये तीन फेस्टिवल भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, आप इनको भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारे सामने है ओल्किलुओटो 3, जिसे हम OL3 भी बोलते हैं। ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कहां, मतलब किस कंट्री के अंदर लोकेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा न्यूज में था दोस्तों रिसेंटली। ऑप्शन आपके सामने है रशिया, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। इमेज भी आप यहां पर इसकी देख सकते हैं। तो ओल्किलुओटो जो 3, मतलब जिसे हम OL3 के नाम से बोल सकते हैं, OL3 जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये दरअसल फिनलैंड के अंदर लोकेटेड है। फिनलैंड का मैप मैं अगर आपको बताऊं तो यूरोप का जो नदन पार्ट है, यूरोप जो आप देखते हैं उसका जो नदन पार्ट है वहां पर आपको फिनलैंड देखने को मिलेगा। फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलेंस्की और यूरो यहां पर चलने वाली करेंसी है। फिनलैंड जो है वो बॉर्डर टच करता है दोस्तों रशिया से। लगभग 1312 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो रशिया से फिनलैंड टच करता है। और हाल ही में ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है या न्यूक्लियर प्लांट है जिसे हम OL3 बोल रहे हैं, इस प्लांट के बारे में अगर आपको बताऊं तो 18 साल से इसको बनाया जा रहा था और ये यूरोप का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बोला जा रहा है इसको यूरोप का। जिससे रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहां से जो पावर प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। यहां से जो पावर प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, इसलिए ये जो ओल्किलुओटो 3 नाम से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो न्यूज में था। साथ ही साथ इसमें एक चीज और देखी गई है कि ये एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन जो है उसमें उसकी जो काफी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर रहने वाली है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो फिनलैंड इस तरह से इंपॉर्टेंट है। और फिनलैंड रिसेंटली दोस्तों न्यूज में भी था क्योंकि यहां पर हाल ही में फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया है। फिनलैंड ज्वाइंस नाटो, डबलिंग मिलिट्री अलायंस बॉर्डर विद रशिया इन ए ब्लो फॉर पुतिन। अब इसको क्यों कहा जा रहा था दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप मैप में देख सकते हैं रशिया हमेशा से खिलाफ रहा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में इसके आपको कैपिटल जो राजधानी है वो देखने को मिलेगी। तो नाटो के हमेशा विपक्ष में है, अगेंस्ट है रशिया, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है रशिया का वो यूरोप में कम होता है, इसलिए हमेशा से नाटो के खिलाफ रहा है रशिया। अभी हाल ही में दो देश काफी ज्यादा न्यूज में थे, एक तो फिनलैंड है ही, फिनलैंड के साथ साथ दोस्तों स्वीडन।
ऐसी खबरें आ रही थी दोस्तों हमारे सामने कि स्वीडन और जो फिनलैंड है वो नाटो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन स्वीडन ने अभी तक नाटो ज्वाइन नहीं किया है या स्वीडन नाटो ज्वाइन नहीं कर पाया है। यूक्रेन ने भी अर्जी लगाई है नाटो को ज्वाइन करने की, फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन कर लिया है और अब ये नाटो का 31वां जो मेंबर है, वो 31st जो कंट्री है नाटो की, वो बन चुका है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको जरूर ध्यान रखना है 1949, क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन में वार छिड़ी है तब से नाटो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब देखिए यहां पर ब्लो फॉर रशिया क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि फिनलैंड जो है वो बॉर्डर टच करता है रशिया से। अब जो कंट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, उसी की पड़ोसी देश जो है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है जिसके हमेशा से रशिया खिलाफ रहा है। इसीलिए फिनलैंड जैसे ही नाटो ज्वाइन करता है, रशिया के लिए काफी एक बड़ी हार जो है वो मानी गई थी, लॉस फॉर व्लादिमीर पुतिन इसे कहा गया था। मैप में आप देख सकते हैं, मैप में आपको एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी दिख रहा होगा, जो बाल्टिक सी के आसपास की कंट्री है, तो इनको बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, बाल्टिक कंट्री। उसके ऊपर नॉर्वे के ऊपर आपको देखने को मिलेगा नॉर्वेजियन सी। और दोस्तों फिनलैंड रिसेंटली न्यूज में भी था, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2023 की वो आ चुकी है और फिनलैंड ने हमेशा से टॉप किया है, हमेशा की तरह फिनलैंड टॉप पे रहा है, यानी फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो फिनलैंड रिसेंटली न्यूज में था इस रीजन की वजह से। ओके दोस्तों, आगे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आप यहां पर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप कमेंट में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में जो मिनिस्टर है वो कौन है, उनका नाम आप कमेंट में जरूर लिखें। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस कौन हैंडल प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं। दोस्तों ये जो नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा जारी की गई थी। इसमें दो चीजों पर फोकस किया गया, स्पेसिफिकली एक चीज पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था कि जो हीट वेव्स हैं उनका जो इंपैक्ट है, हीट वेव्स का जो इंपैक्ट है उसको डिस्कस किया गया था। और ऐसा कहा गया, काफी चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ कि इंडिया की 90% जो पॉपुलेशन है वो इंपैक्ट में आ सकती है हीट वेव्स के। ऐसा भी कहा गया कि ये जो 90% जो पॉपुलेशन है वो हीट वेव्स के इंपैक्ट में है, और इंडियंस जो है, मतलब हम जो है या फिर इंडिया जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है हीट वेव्स के इंपैक्ट को। क्योंकि दोस्तों वास्तव में हीट वेव्स को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। मैं आपको एक न्यूज बताता हूं, अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी, ये आप आर्टिकल देख सकते हैं। 15,700 डेथ हुई है यूरोप में 2022 के अंदर, जो डायरेक्टली लिंक थी हीट वेव से। ये कोई ऐसी वैसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गई है, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। तो यूरोप में हीट वेव एक बहुत ज्यादा त्राही मचा चुका है 2022 में, और 15,700 डेथ जो है वो देखने को मिली। इससे भी कई तरह की बातें हमारे सामने आई कि एक तरफ क्लाइमेट चेंज जो है वो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट जो है वो बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बाढ़ आती है, एक तरफ हमें सूखा जो ड्रॉट है वो देखने को मिलता है, एक तरफ हमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हीट वेव्स का इफेक्ट है वो न केवल यूरोप में, हमें एशियन पैसिफिक रीजन के अंदर भी हीट वेव का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। जैसे चाइना के अंदर 2022 में लगभग 4 महीने तक हीट वेव्स काफी ज्यादा हाइपर थी। इंडिया में के लिए भी अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए जो बात कही गई थी वो ये थी कि इंडिया में जो मॉनसून है ये मॉनसून समय से पहले आ रहा है, और एक जो अवधि फिक्स कही है, जो टाइम पीरियड फिक्स हुआ है, उसके बाद मानसून जा रहा है।
तो ये भी एक गलत है, ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। तो इसी वजह से दोस्तों हीट वेव को अंडर एस्टिमेट करना गलत है, ऐसा इस नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी जो इंडेक्स है उसमें मेंशन किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने वो ये है, साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन हैव रिसेंटली आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन, जिसे हम EMIC बोलते हैं, वेव्स। तो जो EMIC वेव्स हैं वो किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा आइडेंटिफाई की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IIT मद्रास, इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशियन टेक्नोलॉजी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि EMIC काफी न्यूज में था रिसेंटली। इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन। इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन जो है वो रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि यहाँ के जो साइंटिस्ट है इनको EMIC यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स जो है वो मिली है। दोस्तों इसके बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा, तो दरअसल ये जो वेव्स हैं ये प्लाज्मा वेव्स मानी जा रही है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इनको प्लाज्मा वेव्स कहा जा रहा है। प्लाज्मा वेव्स। और ये जो IMIC जो वेव्स है, दरअसल ये जो मैत्री स्टेशन है इंडिया का जो मैत्री अंटार्कटिक स्टेशन है वहां से आइडेंटिफाई की गई है। इंडिया के अंटार्कटिका में 3 स्टेशन है, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री जो इंडिया का फर्स्ट अंटार्कटिक स्टेशन है, जिसकी स्थापना की गई थी 1983 के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट ईयर इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो अंटार्कटिका के साउथ पोल जिसकी हम बात करते हैं, वहां पर दक्षिण गंगोत्री के नाम से 1983 के अंदर पहला स्टेशन जो अंटार्कटिक स्टेशन है वो लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। दूसरा जो स्टेशन था वो था मैत्री, जिसे लॉन्च किया गया था 1989 में। और तीसरा जो स्टेशन है वो है भारती, जो 2012 के अंदर लॉन्च किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। तो जो मैत्री है, मैत्री के जो साइंटिस्ट है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है EMIC वेव्स को। दरअसल ये जो वेव्स होती है दोस्तों, ये प्लाज्मा वेव्स होती हैं। प्लाज्मा वेव्स रिसेंटली न्यूज में रहते हैं क्योंकि स्पेस से जुड़े हुए ये वेव्स हैं। और पृथ्वी के स्फेरोमीटर की बात हम करते हैं, पृथ्वी के जो स्टेज की हम बात करते हैं, तब हमें प्लाज्मा वेव्स काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहां पर पृथ्वी का जो मैग्नेटोस्फीयर है, जो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, आई थिंक ये जो मैग्नेटोस्फीयर है, इस मैग्नेटोस्फीयर के अंदर ओरिजिनेट होती है प्लाज्मा वेव्स। ओके दोस्तों, और प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा वेव्स जो होती हैं, प्लाज्मा की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा जो है वो किसी भी मैटर की, किसी भी पदार्थ की फोर्थ स्टेट मानी जाती है। यानी हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस सुना है, तो जो अगली स्टेज है वो दरअसल प्लाज्मा है। ये अगली स्टेज है। तो ये जो IMIC वेव्स हैं, EMIC जो वेव्स हैं, दरअसल ये वेव्स जो है वो इसी मैत्री स्टेशन से आइडेंटिफाई की गई है, जो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के अंदर ओरिजिनेट होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला टॉपिक है। रिसेंटली इसको काफी ज्यादा देखा भी गया था, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमारे सामने है, इन विच स्टेट द रंगोली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो हाल ही में किस राज्य के अंदर जो रंगोली फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, सिक्किम, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर असम। इमेज आप यहां पर देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम। असम के अंदर हाल ही में जो गुवाहाटी है वहां पे रंगोली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। दरअसल ये 4 दिन तक चलने वाला एक फेस्टिवल है और इसका रिसेंटली 7th जो एडिशन है वो सेलिब्रेट किया गया है। और इसमें रंगोली फेस्टिवल का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कल्चर ऑफ आसाम जो है उसको हम ज्यादा से ज्यादा
प्रमोट कर सकें, इसलिए रंगोली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आसाम के अंदर। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आसाम के अंदर दोस्तों कुछ फेस्टिवल हैं, जैसे बिहू फेस्टिवल है, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो बिहू फेस्टिवल हर 4 महीने के बाद आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा जो देहिंग पटकाई, ये जो फेस्टिवल है ये भी आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा मजुली एक द्वीप भी है। मजुली जो फेस्टिवल है ये आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। और मजुली जो है एक आइसलैंड भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा एक नदी द्वीप जिसे हम बोल सकते हैं, रिवर आइसलैंड इसको कहा जाता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास मौजूद है। आप यहाँ पर ये जो आसाम का मैप देख पा रहे हैं, ये जो मैप आप देख पा रहे हैं, इसी में आपको ये जो जगह है, ये जगह आपको मिलेगी मजुली आइसलैंड। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में आप यहाँ पर इस पार्ट में जो आसाम का लोकेशन है वहां से आप देख सकते हैं, ये जो एक छोटा सा आइसलैंड आपको मिलेगा वो मिलेगा मजुली। एक जिला भी है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसे कहा जाता है। तो मजुली फेस्टिवल जो है वो भी आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, आखिरी जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लीगल स्टेटस that grants specific right and responsibilities to same sex couples। दोस्तों रिसेंटली इंडिया के अंदर अगर हम जुडिशरी पार्ट की बात करते हैं तो सेम सेक्स मैरिज जो है काफी ज्यादा न्यूज में है। हाल ही में इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो स्पेशल राइट है, स्पेशल ग्रांट राइट्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेम सेक्स कपल्स के लिए, उसके लीगल स्टेटस को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, को लिविंग राइट्स, सिविल यूनियन, एलजीबीटी राइट्स या फिर नॉन मैरिटल रिलेशन राइट। ये ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों सेम सेक्स मैरिज में एक टर्म आपको काफी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है, दरअसल वो है सिविल यूनियन। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है सिविल यूनियन, क्योंकि सिविल यूनियन दरअसल एक लीगल स्टेटस है जो जिसकी वजह से सेम सेक्स कपल को कुछ स्पेसिफिक राइट्स मिल जाएंगे या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मिल सकती है। हाल ही में सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई भी चल रही है और इसमें कई तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली ये कपल ने पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो सेक्शन 377 है इसको रिमूव इंडिया से कर दिया गया है, तो जो सेम सेक्स मैरिज है उसको भी लीगलाइज किया जाए इंडिया के अंदर। इसी वजह से जो पिटीशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, ज्यादातर स्टेट्स में हमें इस तरह की पिटीशन देखने को मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबकी मिलाकर जो सुनवाई है वो शुरू कर दी है। 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है, 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो इसके ऊपर बैठी है। और अगर मैं सेक्शन 377 की बात करूं तो 1861 के अंदर इंडियन पिनल कोड जो है, इसके मुताबिक 1861 में सेक्शन 377 को इंट्रोड्यूस किया गया था आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड में, और सेक्शन 377 को इंडिया से रिमूव किया गया 2018 में। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये होमोसेक्सुअलिटी जो है, जिसमें एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है दरअसल, उसको उसमें जो यौन संबंध है उसको लीगलाइज करता है। तो समलैंगिकता जो है अब भारत में यौन अपराध नहीं है, या समलैंगिकता जो है भारत में अपराध नहीं है इस सेक्शन 377 की वजह से। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जब सेक्शन 377 ही रिमूव कर दिया गया है तो पिटिशंस का ये कहना है कि सिविल यूनियन करके एक लीगल स्टेटस जो है वो क्यों नहीं मिलता है सेम सेक्स कपल्स को, जिससे उनको स्पेसिफिक राइट मिल जाए, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाए, कुछ अधिकार मिल जाए और वो भी शादी कर सके। इसमें जो मांग की जा रही है दोस्तों वो दरअसल एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है उसके द्वारा की जा रही है। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, क्वीर ये सब आते हैं, तो इनके द्वारा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। दोस्तों ये आज के हमारे क्वेश्चंस हैं। आपको आई थिंक जरूर ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। हमने क्वेश्चंस के साथ साथ जो स्टैटिक फैक्ट है उनको जानने की कोशिश भी करी है। इसी तरीके के जो सेशंस आपके लिए लाए जाएंगे और आप जो है इन पर पूरा फोकस करिएगा।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन रहते हैं अपने आप में। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको एक सेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इस सेशन में उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।